हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, वीडियो देखने के बाद ये गारंटी है आपको बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। तो आपसे पूछा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो स्थित है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर कार्य करना। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है यह भी पूछ लेता है। तो हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO की स्थापना की तिथि के रूप में इसे विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर.के. शनमुखम चेट्टी साहब। आर.के. शनमुखम चेट्टी साहब स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री रहे हैं। वर्तमान समय में वित्त मंत्री कौन है, तो वर्तमान समय में जो वित्त मंत्री हैं वह निर्मला सीतारमण जी हैं। चलिए स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय मंत्री आपको बता देते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। गृह मंत्री कौन थे भारत के प्रथम, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वित्त मंत्री कौन थे, तो अभी हम लोग पढ़े आर.के. शनमुखम चेट्टी साहब पहले वित्त मंत्री रहे हैं। रक्षा मंत्री कौन थे, तो रक्षा मंत्री जो रहे हैं पहले वो बलदेव सिंह थे। कानून मंत्री की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। श्रम मंत्री की बात करें तो जगजीवन राम बाबू थे। शिक्षा मंत्री की बात करें तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की बात करें तो जान मथाई थे। रेलवे और यातायात मंत्री भी जान मथाई साहब थे। स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री रही हैं। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में सबसे पहले चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। भारत में सबसे पहले चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो भारत में सबसे पहले जो चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था वह 1950 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950 में। 1950 में सबसे पहले चुनाव आयोग का गठन हुआ था। भारत में चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, यह भी पूछता है। अभी हमने आपको बताया है। सुकुमार सेन साहब जो थे वो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। भारत में पहला सामान्य चुनाव हुआ कब था, तो भारत में पहला सामान्य चुनाव जो हुआ था वह 1951 1952 में हुआ था। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। और 25 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि यह दिन चुनाव आयोग की स्थापना की याद में मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, स्पुतनिक 1 किस देश का पहला कृत्रिम उपग्रह था। स्पुतनिक 1 जो है किस देश का पहला कृत्रिम उपग्रह था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, यूएसएसआर का। स्पुतनिक 1 जो है विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह था। या पूछ सकते हैं आपसे कि विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो स्पुतनिक 1 था। इसे 4 अक्टूबर कब, तो 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया था। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। इसका प्रक्षेपण अंतरिक्ष युग की शुरुआत माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण रही है। कौन सी नदी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण रही है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु जल संधि जो हुआ था 1960 में, कब हुआ था सिंधु जल संधि, तो 1960 में हुआ था सिंधु जल संधि। भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में बनी थी। भारत को ब्यास, रावी और सतलुज का पूर्ण अधिकार था, जबकि झेलम, चिनाब और सिंधु को पाकिस्तान को मिला। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। भारत को कौन सी नदी मिला, तो भारत को ब्यास, रावी, सतलुज के पानी का अधिकार मिला, जबकि झेलम, चिनाब और सिंधु को पाकिस्तान को इसका अधिकार मिला, इस नदी के पानी का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किस योजना के अंतर्गत भारत में पहली बार आधार कार्ड लाया गया। किस योजना के अंतर्गत भारत में पहली बार आधार कार्ड लाया गया, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, UIDAI के द्वारा।
यूआईडीआई जिसे बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार योजना के तहत 12 अंकों की पहचान संख्या जारी की। शुरुआत इसकी कब हुई तो 2009 में। पहले अध्यक्ष जो थे नंदन नीलकणी साहब थे। वर्तमान में डिजिटल वेरिफिकेशन बैंकिंग आदि में ये अनिवार्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए राइट आंसर। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 वर्ष होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं तो कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जो 9 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय जो है दाहेग में है। दाहेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, कौटिल्य अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे। कौटिल्य का अन्य जो नाम है वह विष्णुगुप्त इनका अन्य नाम है। चाणक्य भी इन्हीं का नाम है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन मंत्री कौटिल्य जिनका अन्य नाम चाणक्य है और विष्णुगुप्त है द्वारा रचित ग्रंथ है, जो शासन कर व्यवस्था और राजनीति का विस्तृत वर्णन करता है। इसे आधुनिक प्रशासन का मूल माना जाता है। मौर्य साम्राज्य की नींव इसी पर आधारित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगले प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इनसे बनता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है यह आपसे पूछा है। तो चलिए यूनेस्को का फुल फॉर्म जान लेते हैं। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय पूछा है तो पेरिस फ्रांस में स्थित है इसका मुख्यालय। पेरिस फ्रांस में स्थित है इसका मुख्यालय। स्थापना कब हुआ तो स्थापना जो हुआ वह 1945 में हुआ। 1945 में इसका स्थापना हुआ, यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। भारत एक संस्थापक सदस्य रहा है इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा राज्यपाल को अपने कार्यकाल में कौन हटा सकता है। राज्यपाल को अपने कार्यकाल में कौन हटा सकता है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। प्रधानमंत्री, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे राज्यपाल पद पर रह सकते हैं। यदि राष्ट्रपति को लगे कि राज्यपाल को हटाना है तो बिना किसी कारण बताए भी हटा सकते हैं। चलिए राज्यपाल से महत्वपूर्ण जान लेते हैं। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत होती है। इनका जो कार्यकाल होता है राज्यपाल का यह 5 वर्ष, लेकिन यह निश्चित नहीं होता क्योंकि कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। हटाया कैसे जाता है तो केवल राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री या राज्य विधानसभा द्वारा नहीं, केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता जब तक संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नंदवंश के अंतिम शासक को किसने हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नंदवंश के अंतिम शासक को किसने हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराकर साम्राज्य की नींव रखी थी। मौर्य साम्राज्य की मगध से प्रारंभ हुआ था यह शासन और राजधानी जो थी वह पाटलिपुत्र बनी, जिसका आधुनिक नाम पटना है, बिहार की राजधानी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कुंभ मेला किन 4 स्थानों पर आयोजित होता है। कुंभ मेला जो है वह किन 4 स्थानों पर आयोजित होता है यह आपसे पूछा है। तो कुंभ मेला जो है हिंदू धर्म का एक महान धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है जो 12 वर्षों के अंतराल पर निम्न 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है। कौन से पवित्र स्थान है तो यह है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रयागराज गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती संगम पर होता है। हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे होता है। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित होता है। और नासिक जो है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर होता है। हर 12 साल में कुंभ मेला इन चारों में से एक स्थान पर होता है। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल पर केवल प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। महाकुंभ मेला प्रयागराज में हर 144 साल में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है काल क्रमानुसार इनमें से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई। काल क्रमानुसार इसमें से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो आर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई वह 1875 में हुई। कब हुई तो 1875 में आर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। किसके द्वारा हुई तो दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना हुई। उसके बाद आता है आपका प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई वह हुई 1867 में। 1867 में इसकी स्थापना किसके द्वारा तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना हुई। फिर आपका
ऑप्शन दिया रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1897 में हुई। किसके द्वारा हुई? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा हुई? स्वामी विवेकानंद के द्वारा हुई। फिर आता आपका ब्रह्म समाज, इस ऑप्शन में दिया है। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई 1828 में हुई और राजा राममोहन रॉय द्वारा हुई। तो आपसे पूछा है कालक्रमानुसार इसमें सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? तो सर्वप्रथम जो स्थापना हुई वह ब्रह्म समाज की हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई, जो इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे पहले है। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय की। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की 1867 में की। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद साहब ने की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1851 में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई जिसका फुल फॉर्म होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1851 में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में खनिज संसाधनों की खोज और मानचित्रण करना था। इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में। उद्देश्य क्या था इसका? तो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करना, खनिज संपदा की खोज करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक यह पद संभाला। उसके बाद सी राजगोपालाचारी इस पद पर नियुक्त हुए और वह स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और सी राजगोपालाचारी जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होकर गलत करके आते हैं लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे, यह आपसे पूछा है। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वर्ष 1951 से 1956 के बीच लागू हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 तक लागू हुआ। इसका उद्देश्य था कृषि पर बल देना, सिंचाई, बुनियादी ढांचे का विकास। इस योजना की रूपरेखा जो तैयार रहा वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। योजना आयोग के अध्यक्ष इस समय भारत के प्रधानमंत्री ही होते थे, अतः पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। पहली योजना में प्राथमिकता थी कृषि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व में अभ्रक जिसे बोलते हैं माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में अभ्रक या माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। यह देश है जो माइका का लगभग 60% पूरे विश्व में उत्पादन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत है। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। भारत में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक पाया जाता है जो विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों, इंसुलेशन सामग्री में उपयोग होता है। भारत में अभ्रक उत्पादक जो प्रमुख राज्य है वह झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। यहाँ पर अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अभ्रक के उपयोग क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इंसुलेटर के रूप में, कॉस्मेटिक उत्पादों में चमक के लिए, पेंट और प्लास्टिक उद्योग में, थर्मल और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यक्षगान जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य का। यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध पारंपरिक नाट्य और लोक नृत्य है। बाकी आपको इंपॉर्टेंट बताएं तो गुजरात की गरबा, महाराष्ट्र की लावड़ी, कर्नाटक का यक्षगान, राजस्थान की घूमर रानी, असम का बिहू, पंजाब का भांगड़ा, बंगाल का छऊ, केरल का मोहिनी अट्टम। ये सब ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं, तो इन सबको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, यह आपसे पूछा है। सरल क्वेश्चन है, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए ओ ह्यूम साहब।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। वह एक ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी थे जिन्होंने भारतीय और अंग्रेजों के बीच संवाद का एक मंच प्रदान करने के लिए कांग्रेस की शुरुआत की थी। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई, अब मुंबई जिसका नाम है। पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रारंभ में कांग्रेस एक उदारवादी संगठन थी जो संवैधानिक सुधारों की मांग करती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा, अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े, तो चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 जनवरी। 25 जनवरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। 2011 से मनाया जा रहा है युवा मतदाताओं को प्रेरित करने हेतु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है या बता दीजिए, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेम्बनाड झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, यह केरल राज्य में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर। इसे वेम्बनाड कायल भी कहा जाता है। यह झील रामसर साइट में भी शामिल है, यानी एक अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। चलिए झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं आपको। तो भारत की सबसे लंबी झील अभी हम लोग पढ़ रहे थे वेम्बनाड झील है जो कि केरल में। एक क्वेश्चन बनता है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वह चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो पुलिकट झील है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर है। लोकटक झील कहाँ है। तो लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित। सांभर झील कहाँ है। तो सांभर झील जो है राजस्थान में है। ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इटली में स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी जो है वह इटली में स्थित है। माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। यूरोप का यह सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और ध्यान रखना है आपको। रेलवे के लिए रेलवे में क्वेश्चन पूछता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है चना किस मौसम की फसल है। चना जो है वह किस मौसम की फसल है ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रबी का फसल है चना। चना एक प्रमुख रबी फसल है। इसे सर्दियों में बोया जाता है अक्टूबर से नवंबर और बसंत ऋतु मार्च अप्रैल में काटा जाता है। बाकी बात ऑप्शन में दिया खरीफ। तो खरीफ जो है ये खरीफ फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं जैसे धान और मक्का। जायद की बात करें तो जायद जो है गर्मियों में बोई जाने वाली फसलें हैं जैसे तरबूज और खरबूज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है यह आपसे पूछा है। तो मेजर ध्यान खेल रत्न पुरस्कार जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत जो हुई थी 1991-92 में हुई थी और इस 1991-92 में जो पहला पुरस्कार दिया गया वो विश्वनाथ आनंद को दिया गया। ये हमारे देश के पहले ग्रैंड मास्टर रहे हैं। उसके बाद आपसे पूछा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो प्रथम महिला जो थी वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी इस पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी जिन्हें 1994-95 में यह सम्मान प्राप्त किया। या जो पुरस्कार दिया जाता है वह 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर दिया जाता है, जन्म जयंती के रूप में, जयंती में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जीएसटी के सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। जीएसटी के सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा है। बढ़िया क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है आपसे, चलिए बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीएसटीएन। जीएसटीएन जीएसटी के सॉफ्टवेयर का नाम है। जीएसटीएन का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है, या एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो जीएसटी से संबंधित सभी गतिविधियों जैसे पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान, रिफंड आदि को तकनीकी रूप से संचालित करता है। इसका पोर्टल है www.gst.government.in। अगर जीएसटी से बात करें तो जीएसटी की स्थापना पूछ लेता तो जीएसटीएन की स्थापना कब हुई। तो जीएसटीएन की स्थापना जो हुई थी मार्च 2013 में हुई थी। ध्यान रखें मुख्यालय है नई दिल्ली में। जीएसटी कब लागू हुआ था। जीएसटी जो लागू हुआ था वह हुआ था 1 जुलाई 2017 को। चलिए जीएसटी से कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं। तो जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य तो था वो असम था। जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित। तो जीएसटी हमारे देश का जो मॉडल आधारित है वह कनाडा देश है। सबसे पहले जीएसटी किस देश में
लागू होता है? 1954 में फ्रांस में लागू हुआ। जीएसटी को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पुडुचेरी। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के वित्त मंत्री होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, तुगलक वंश के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तुगलक वंश के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तुगलक की राजधानी स्थानांतरण निर्णय असफल रहा, जिसने प्रशासन पर भारी असर पड़ा था, या जो इसका निर्णय था। इसे इतिहास में अव्यवहारिक योजनाओं का राजा भी कहा जाता है। पूछ लेता है क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में कौन सा राज्य बांस का जापान कहलाता है? भारत कौन सा राज्य बांस का जापान कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर जो है भारत का ऐसा राज्य जिसे बांस का जापान कहते हैं। मणिपुर को बांस उत्पादन और विविध उत्पादों के कारण यह उपाधि दी जाती है। बांस भारत में घास के रूप में वर्गीकृत है, यह भी पूछ लेता है। और बात हो रही जापान की, तो जिसकी राजधानी है टोक्यो। टोक्यो इसकी राजधानी। यहीं पर 2020 का ओलंपिक हुआ था, जो कि कोरोना के कारण 2021 में आयोजित हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन करता है, यह आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि लागत और मूल्य आयोग इसकी सिफारिश करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयोग फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। इसकी स्थापना 1965 में हुई, या किसानों को न्यूनतम मूल्य गारंटी देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस भारतीय राज्य में ब्लू माउंटेन्स स्थित है? किस भारतीय राज्य में ब्लू माउंटेन स्थित है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम राज्य में। ब्लू माउंटेन्स, जिसे फोंगपुई भी कहते हैं, मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी, जिसे स्थानीय लोग पवित्र मानते हैं। यह चोटी 2157 मीटर ऊंची है। यह फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, पंचमार्क सिक्के किस काल के परिणाम हैं? पंचमार्क सिक्के जो हैं किस काल के परिणाम है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य पूर्व काल का है पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के सबसे पुराने भारतीय सिक्के हैं, जिन पर अलग अलग प्रतीक पंच मारे होते हैं। ये चांदी को होते हैं, और ये मौर्य पूर्व और मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के परिणाम है। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, यह आपसे पूछा है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और हाँ, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ, देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चैनल जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर में कराए गए, और आपको बिना समय गवाए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर कराए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।